नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थना थोड़ा-सा विलंब हुआ और आज हम फिर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? आइए जानते हैं सुशांत सरीन जी से। सुशांत सरीन जी। पाकिस्तान को बहुत नज़दीकी से देखते रहते हैं। इतनी नज़दीकी से देखते रहते हैं कि वहाँ का चप्पा-चप्पा और वहाँ का बंदा-बंदा इनकी जानकारी में। तो ये बताएँ कि हमारा ख्वाजा आसिफ ये क्या कह रहा था? डिफ़ॉल्ट हो चुका है? ख्वाजा आसिफ देखिए एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उसने दिया है जो उसने कहा है कि भाई डिफॉल्ट तो हो चुका है। अब आप माने या ना माने हो तो चुका है और वो एक लिहाज से बात ठीक है। फॉर्मली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, जब आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पाते, वहां पर आपने एलसीआं, इंपोर्ट्स आपके आए हुए हैं, कंटेनर पड़े हुए हैं, आप एलसी नहीं खोल रहे, वो सारी चीजें अटकी हुई हैं, तमाम इस तरीके की चीजें हैं, तो वो डिफॉल्ट के ही चीजें होती हैं। उससे और क्या होता है? बाकी आप देनदारियां नहीं आप पूरी कर रहे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अभी तक कोई आपने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन बाकी तो जो सारा कारोबारी वो क्षेत्र है उसमें तो आपने सारा कुछ बंद ही कर दिया है ना। कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, गाड़ी की कंपनियां बंद हो रही हैं, टेलीकॉम की कंपनियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि इंपोर्ट नहीं कर पा रहे वो। जो इंपोर्ट्स आए हुए हैं उनको छुड़ाया नहीं जा रहा। कंटेनर कंपनियां शोर मचा रही हैं, जो एयरलाइंस हैं वो कह रही हैं कि भाई हमारे पैसे नहीं आप लोग दे रहे, हमने जो कुछ सेवा आपको दी है। कुछ एयरलाइंस ने तो उड़ना भी बंद कर दिया है, वर्जिन अटलांटिक ने जैसे बंद कर दिया है। तो ये वाली भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना प्रॉफिट रिपैट्रिएट करना चाहती हैं, उसको भी रोक लगा दी है। वही अबाउट 1 डेढ़ शायद $2 बिलियन का वो है जो बाहर जाना है पैसा, तो वो भी आप जाने नहीं दे रहे। लोगों के जो अकाउंट्स हैं फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रख सकते हैं, उसमें विड्रॉल करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, पूरा नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये तो हो रही हैं और ये डिफॉल्ट के ही आसार है। और एक चीज लोगों को याद रखनी चाहिए कि वो ठीक है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो इनका सो कॉल्ड रक्षा मंत्री है। बेसिकली रक्षा मंत्री का कोई काम नहीं होता, बेसिकली क्लर्क होता है, लेकिन नाम का तो रक्षा मंत्री है, लेकिन उसका बैकग्राउंड एक बैंकर का है। तो इतना तो उसको पता ही है कि डिफॉल्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वो ठीक है, वो एक चुनाव, अब वो क्या राजनीतिक रैली में वो बात कर रहा था, और हो सकता है कि कभी-कभी पाकिस्तानी गलती से सच भी बोल देते हैं, तो उसने सच बोल दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो मेरे ख्याल एक एक वास्तविकता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बताएँ कि हमने देखा था कि सोवियत यूनियन लेट 80s में 90s में वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण ब्रेकअप हुआ था। तो अब जो इकोनॉमिक हालत है पाकिस्तान की, ऐसा इसकी पहले भी कभी हुई है या पहली बार इतनी सीरियस हुई है? पहली बार ही इतनी सीरियस हुई है। देखिए, मैं लगभग अब 30 साल हो गए हैं पाकिस्तान को देखते हुए। मैंने तो एटलीस्ट 30 वर्षों में तो नहीं देखा, लेकिन जो इतिहास भी पढ़ा है, मतलब ये हालात बीच-बीच में खराब होते थे, वो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत देशों में आए हैं, लेकिन इतने नंबर 1 इतने बुरे हालात नहीं हुए। दूसरा, पाकिस्तान इतना कभी आइसोलेटेड भी नहीं था। आइसोलेटेड इस हिसाब से कि पहले जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती थी, तो कुछ ना कुछ, या तो अमेरिका बहादुर आके उनको बचा लेता था, ब्रिटेन तो उनका बड़ा खासम खास है, अंग्रेज तो बहुत ही ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, भारत के साथ दुश्मनी निकालते हैं, पाकिस्तानियों का बड़ा समर्थन करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ। अच्छा, उस जमाने में अंग्रेजों के पास भी कुछ होता था तो वो कुछ दे भी देते थे। जो सऊदीज या अमीरात या जो बाकी खाड़ी के देश हैं वो भी इनकी मदद कर दिया करते थे। और चीन तो था हरदम, इनको जो भी, स्पेशली फ्रॉम द 90s या पिछले एटलीस्ट 20-25 साल में, तो चीन का बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक रोल भी आया है पाकिस्तान में उनकी मदद करने की तरफ से। तो वो पहले था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो ना आपको बाहर से कोई मदद मिल रही है, जो आपके सो कॉल्ड दोस्त थे, और वो भी कह रहे हैं कि यार ये कितनी मुफ्तखोरी करोगे तुम, मतलब आप हर 6 महीने में आप आ जाते हो कि यार हमारा डेट को रोल ओवर कर दो, थोड़ा पैसा और दे दो। फिर हम पैसा मांगते हैं तो तुम बोलते हो कि यार तुम बड़े कमीने हो, अपना पैसा वापस मांग रहे हो। अब वो काफी साल इन्होंने कर लिया, अब वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अब और नहीं, अब आप पहले, अगर हम कर देंगे आपकी मदद, लेकिन पहले आप
अपनी मदद खुद करें, पहले आप अपना घर थोड़ा सा साफ करें, उसको ठीक करें, उसके बाद आप हमसे मांगे। IMF भी यही कह रहा है इनको कि भाई आप अपना पहले घर ठीक करिए, आपने ये जो सारा का सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है ये नहीं, आप और नहीं चले। तो मेरे ख्याल इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हो जाता था। और ये अभी भी इनकी यही इन्होंने अपनी आशा बांधी हुई थी कि यार कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो हमारे को बचा ही लेगा। यू नो, दे नेवर एक्सपेक्टेड के हालात यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये डूबते जा रहे हैं और इनकी मदद पे कोई आ नहीं रहा और सब बैठे हुए अपना आराम से कि भाई आप पहले करो उसके बाद करें। तो मेरे ख्याल वो एक बहुत बड़ा झटका इनको लगा है कि यार ये तो हम बिल्कुल ही एक यहाँ से अकेले हो गए हैं इस सारे चक्कर। अच्छा, ये फिर जा रहे थे कि जी आप कुछ खरीद लो हमसे, हम कुछ छोटा मोटा आपको बेच देते हैं, कोई कंपनी बेच देते हैं, उसमें शेयर बेच देते हैं, वो भी अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी, उसमें कोई बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक किसी ने कुछ दिया नहीं है इनको। तो अब तो वही वाली हालत हुई है ना, आप तो जानते होंगे वो जो होता है हमारे यहाँ पर जो गाँव वगैरह में होता है कि बस अब सारा कुछ अब बिकने के कगार पे आ गया है, धीरे धीरे करके सब कुछ बेचते रहो और उससे गुजारा चलाओ। अभी कल बर्तन बिकेंगे, परसों कुछ और बिकेगा, तो बस वही है, इज्जत की नीलामी हो रही है। ये जो IMF की जो टीम आई थी और यहाँ 10 दिन रह के गई और 10 दिन रहने के बाद भी उसने अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं दिया और ये कहा कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और उस चीज़ को भी हफ्ता भर हो गया लेकिन वहाँ से भी कोई किसी तरह की खबर नहीं आ रही है। आपके पास कोई खबर है क्या? नहीं, खबर तो ऐसा नहीं है, उनका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तो आया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी टफ था और उन्होंने कहा था कि भाई हम आए हैं लेकिन हमारी ठीक ठाक बातचीत भी हुई है लेकिन कई इश्यूज अभी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारी जो कुछ अभी तक बातचीत हुई है वो इस लेवल की नहीं हुई कि हम इससे कोई ऐसा दस्तावेज प्रिपेयर करें कि हम अपने बोर्ड को बेच सके। तो वो बात अभी आगे है। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेकुलेशन चल रही है कि इस हफ्ते में वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता, उसके लिए उनको काफी कुछ करना पड़ेगा पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए। अज्यूम अगर हो भी जाता है तो फिर उसके बाद भी बात बोर्ड पे नहीं जाएगी, उसके बाद इनको लेटर्स लेनी पड़ेंगी तमाम देशों से कि भाई हाँ हम अपने कर्जे अभी नहीं लेंगे, हम इनकी मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं है ना संजय जी, अब के कर्जे वापस नहीं लेंगे हम सिर्फ कर्जे वापस नहीं लेंगे, हम और कर्जा देंगे, बिकॉज अभी इनको जून तक कुछ अनुमान है कि 7 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए। IMF से तो 1.25 बिलियन डॉलर ही आएगा, बाकी इनको बाकी लोगों से लेना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में तो जा नहीं सकते, ये कोई बॉन्ड तो फ्लोट नहीं कर सकते। अब तो ये तो मतलब कि वो उस टाइप का हालत हो गई कि अब नीरव मोदी आज बॉन्ड यहाँ पर फ्लोट करे तो कौन लेगा उसका बॉन्ड, तो उसका तो दिवालिया निकल ही चुका है। इनकी तो रेटिंग्स भी डाउन हो गई इनकी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बस आप दिवालिये के कगार पे हैं तो आपके बॉन्ड तो बिकेंगे नहीं, और जो है अभी उस पे जो यील्ड्स आ रही है वो डिफॉल्ट वाली यील्ड आ रही है कि भाई 50% 60% की यील्ड आ रही है उसका मतलब ये है कि मार्केट समझती है कि आपकी अब औकात नहीं है उसको वो करनी, तो वो फैक्टर इन कर रहे हैं। वो मंडी में तो जा नहीं सकते वो पैसा उठाने के लिए, यू नो, एज नॉर्मली हैपेंस, तो वो एक जरिया बंद हो गया। जो देश हैं बाकी जो इनके सो कॉल्ड मित्र देश है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो नहीं हम देंगे, आप पहले अपना ठीक करिए, IMF आपको हाँ बोलेगा तब हम देंगे। अब ये वहां पर वो फंस गए हैं, जो आप एज अ ब्यूरोक्रेट आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। आपके पास कोई आए तो आप उसको बोले नहीं आप मेरे पास नहीं, उसके पास जाइए, पहले उससे करवाइए फिर मेरे पास आइए। जब वो उसके पास जाता है तो वो कहते हैं नहीं आप मुझसे नहीं, संजय जी से पहले करवाइए फिर मेरे पास आइए। तो अभी ये इन दोनों के बीच में घूम रहे हैं। तो अगर वो हो भी गया संजय जी, प्रॉब्लम ये है कि ये सारा का सारा जो तामझाम चल रहा है ये जून तक का है, लेकिन जिंदगी इस जून में खत्म तो नहीं होगी ना, फिर उसके बाद भी कुछ करना है। उसके बाद इनको अगले साल जो है जुलाई से लेके अगले जून तक इनको लगभग 26 या 27 बिलियन डॉलर वापस करने कर्जे के, उसके ऊपर इनका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बाकी तमाम और चीजों की जरूरत होगी। तो एक अनुमान के हिसाब से इनको 34-35 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे अगले साल। कहां से आएंगे? वापस इनको IMF के पास जाना पड़ेगा, फिर IMF इनको टाइट करेगा, और ये वो सारे कदम नहीं उठाना चाहते जो इनको उठाने हैं। सिंपल काम ये है कि क्योंकि एलीट कैप्चर है तो वो आप इस तरीके के टैक्सेस बनाएं जिससे कुछ निकलेगा ही नहीं, यू नो, या कोई बहुत छोटी रकम निकलेगी, लेकिन ज्यादा पैसा इकट्ठा करें जो आम जनता है उसको टैक्स करके। तो ये वो कर रहे हैं। अगर इनमें कोई संजीदगी होती, कोई ऑनेस्टी होती, कोई कमिटमेंट होती देश को सुधारने के लिए, तो ये जितने अमीरजादे बैठे हैं, ये जितने सरकार में है या जो ऑपोजिशन में है, ये अपने ऊपर टैक्स लगाते ना, अपनी जायदादों के ऊपर टैक्स लगाते, अपने कारोबार के ऊपर टैक्स लगाते, अपनी जो सब्सिडीज या जो अपनी इंटाइटलमेंट्स हैं उसको कम करते। वो तो कुछ नहीं किया इन्होंने। जो इन्होंने अपने
अपनी अय्याशी के अड्डे बनाए हुए हैं उसको बेचते। भाई आप जो कंपनियों में शेयर बेच रहे हो उससे अच्छा तो ये है ना कि वो जो इतनी बड़ी बड़े आपने वो जो अय्याशी के अपने अड्डे बनाए हुए हैं जिमखाना क्लब टाइप के, तो वो बेचें आप, इस्लामाबाद क्लब टाइप के, वो अरबों अरबों रुपए में जाएंगे। तो वहां से नहीं पैसा इकट्ठा करेंगे वहां वो, अच्छा वही आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं कि 5,000 रुपए की वो ग्राउंड फीस पे वो चल रहा है सारा का सारा था, ठीक है ना, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है 5,000 रुपए पे चल रही है। तो वो सब कुछ बंद करें आप, वो नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप एलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वही है, तो अब जब तक ये खींच सकते हैं तब तक खींचेंगे, फिर वन डे इट विल फॉलो ऑफ बाय इटसेल्फ।